इलस्ट्रेशन 24। इसमें बोल रहा है Pokemon Limited had an authorized capital of 25,000 shares of rupees 25 each. 15,000 preference share है. All the shares were issued and fully paid up. सारा शेयर ही इशू भी हो गया और लोगों ने पे भी कर दिया. The company had a balance of profit 4,25,000 brought forward from the last year. Last year हम लोग का प्रॉफिट हुआ था 4,25,000. उसको हम लोग इस साल भी बैलेंस शीट में लिखे हुए हैं. डेफिनेटली पीएल बोलकर लिखे रहेंगे. And the net profit for the year ended 31st March 2018 was 2,40,000. और इस साल का प्रॉफिट है हम लोग का 2,40,000. The directors have proposed to make the following appropriation from the balance available. ये सब चेंजेस करने बोला है. नीचे लिखा है you are required to show how the items will appear in the balance sheet and prepare notes to accounts. तो इसको कैसे करेंगे? फॉर्मेट तो हम लोग का दिया हुआ है और वो हम लोग को लर्न भी है. तो हम लोग आराम से लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ पोकेमॉन लिमिटेड. नीचे लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट 31st March 2018. पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट. ये हम लोग का फॉर्मेट है. सबसे पहले क्या रहता है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज. हर सम में ये तो लिखना ही है. जब भी बैलेंस शीट देगा शुरू का 4 लाइन तो लिखना ही है, कंपलसरी है. तो इतना हम लोग को लिखना ही है. इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस. इसमें और कुछ भी नहीं है जो इससे ज्यादा हो. तो भी हम लोग इतना जगह छोड़ देते हैं और लिखो नोट्स टू अकाउंट्स. नोट्स टू अकाउंट्स का मतलब होता है शेयर कैपिटल में जो भी चीज यहाँ अमाउंट में लिखने वाले हैं वो आया कैसे. जनरली हम लोग इसको वर्किंग्स, जनरली सम में ये सब वर्किंग्स करके निकालते हैं. इसमें नोट्स टू अकाउंट्स बोलकर लिखते हैं. नोट्स टू अकाउंट्स वर्किंग नहीं है, सम का पार्ट है. तो ये किसके लिए कर रहे हैं? शेयर कैपिटल के लिए. अब हम लोग का शेयर कैपिटल में सबसे पहले क्या लिखते हैं? ऑथोराइज्ड कैपिटल. ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है? जो इस सम में दिया हुआ है 25,000 शेयर्स ऑफ 25 ईच, वो क्लियरली दिया हुआ है सम में. 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 25 ईच. कितना आएगा? 6,25,000. इसको लिख के डबल लाइन देके क्लोज कर दो. ये हम लोग को लिखना पड़ता है ऑथोराइज्ड कैपिटल. हम फॉर्मेट में लिख दिए थे और ये हम लोग को सम में दिया हुआ है कि ऑथोराइज्ड कैपिटल 25,000 इक्विटी शेयर है 25 ईच. वो हम लोग यहाँ पे इंटू करके लिख दिए. इसके बाद लिखेंगे इशूड कॉमा सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल. ये सब चीज हम फॉर्मेट में लिखाए हुए हैं, वहीं से हम लिख रहे हैं. अब लिखा क्या है? Pokemon Limited had an authorized capital of 25,000 shares of rupees 25 and 15,000 5% preference share of rupees 10 each. All the shares were issued and fully paid up. सारा ही शेयर इशू भी हुआ और फुल्ली पेड अप भी हुआ. तो इशू भी हो गया था 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 25 ईच, मतलब 6,25,000 शेयर.
और 15,000, 5% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो आएगा 1,50,000 शेयर। जैसे सब में दिया हुआ था हम डिट्टो लिखे हैं, कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, जैसे लिखा होता वैसे ही दोनों को प्लस कर दो, 775,000। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये जो हम लोग का फिगर आया 7,75,000, इसको ऊपर लिख देंगे। इसके बाद निकालना है रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो इसमें लिखेंगे 2 और इसका काम यहाँ 2 नंबर पे आकर दिखाएंगे, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में हम लोग के पास कितना है, सम में क्लियरली बोल रहा है कि हम लोग का लास्ट ईयर का सरप्लस कितना था, तो उसको लिखेंगे लास्ट ईयर्स सरप्लस। पीएल को हम लोग सरप्लस भी बोलते हैं, तो लास्ट ईयर का पीएल कितना था, 4,25,000। इस साल का नेट प्रॉफिट कितना है, 2,40,000। तो हम लोग का टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 6,65,000। इतना हम लोग के पास हो गया। अब पीएल से क्या क्या करना है, सब में आराम से देखो। रोमन 1 में लिखा है टू पे द ईयर्स डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को हम लोग डिविडेंड देते हैं, वो जो डिविडेंड है वो हम लोग पे ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है टू पे अ डिविडेंड ऑफ 12% ऑन इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर हम लोग का कितने का था, इक्विटी शेयर हम लोग का 6,25,000 का इक्विटी शेयर है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले बोल रहा है डिविडेंड का बात, पर डिविडेंड तब दिया जाता है जब, अच्छा डिविडेंड हम लोग लास्ट में देते हैं, पहले जनरल रिजर्व में बोल रहा है रोमन 3 देखो, टू ट्रांसफर 45,000 टू जनरल रिजर्व। मतलब जनरल रिजर्व में 45,000 हम लोग को डालना है, ट्रांसफर करना है। मतलब एक पीएल का बॉक्स है और एक जनरल रिजर्व का बॉक्स है। पीएल के बॉक्स से निकाल के जनरल रिजर्व के बॉक्स में पैसा डालना है, तो पीएल तो कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितना ट्रांसफर कर रहे हैं जनरल रिजर्व में, 45,000। और क्या कर रहे हैं, टू राइट ऑफ द बैलेंस ऑफ गुडविल 25,000। गुडविल जो था 25,000 का, उसको भी हम लोग राइट ऑफ कर रहे हैं। जब भी हम लोग गुडविल ये सब राइट ऑफ करते हैं, इनफैक्ट कोई भी चीज हम लोग राइट ऑफ करेंगे तो वो पीएल से राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करना मतलब कैंसिल करना, तो अगर गुडविल राइट ऑफ कर रहे हैं तो पीएल से इसलिए लिखेंगे गुडविल रिटेन ऑफ। याद रहे कोई भी चीज राइट ऑफ करना तो पीएल से कर देना, अगर बता दिया कि इससे करो तब जाके उससे करना, पर कुछ नहीं बोला है तो हमेशा पीएल से ही राइट ऑफ करना। उसके बाद बोल रहे हैं टू ट्रांसफर 15,000 टू स्टाफ वेलफेयर फंड। बोल रहा है स्टाफ वेलफेयर फंड में जाकर 15,000 डाल दो, तो सेम बात हुआ, पीएल के बॉक्स से निकाल कर स्टाफ वेलफेयर फंड में डाल दो, तो पीएल कम हो गया, ट्रांसफर टू स्टाफ वेलफेयर फंड, तो ये हम लोग का आ जाएगा 15,000। कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है वो लाइबिलिटी है या नहीं हम लोग श्योर नहीं है। जैसे कि आज अगर हम गारंटी लेते हैं, अमन गया बैंक में लोन लेने, ठीक है, कितने का लोन लेने गया, 5 लाख का। अब बैंक बोला कि नहीं हम अमन को लोन नहीं देंगे, हमको पता नहीं है कैसा है, 5 लाख का लोन हम लोग नहीं देंगे। तो वो बोला कि नेहा जानती है बैंक वाले को, नेहा के उस बैंक में बहुत अच्छा गुडविल है, तो वो नेहा के पास गया और बोला कि मेरे को लोन दिलवा दो ना बैंक से बात करके। तो नेहा बोली ठीक है, तो वो जस्ट गारंटर बनी है बैंक के पास। गारंटर क्या करता है,
अगर अमन कल को बैंक को 5 लाख रुपया नहीं चुकाया तो वो नेहा को चुकाना पड़ेगा, गारंटर को चुकाना पड़ता है अगर जिसका वो गारंटर बना है वो पैसा नहीं दिया तो अब क्वेश्चन ये है कि तो नेहा का ये बैंक लोन लाइबिलिटी है या नहीं है, ये डिपेंड करता है अमन लोन पे ऑफ करेगा या नहीं करेगा। अगर अमन लोन पे ऑफ कर दिया तो नेहा को पे नहीं करना पड़ेगा, अगर अमन पे नहीं किया तो नेहा को पे करना पड़ेगा। तो ये लाइबिलिटी नेहा का है या नहीं, ये डिपेंड करता है फ्यूचर अनसर्टेन हैपनिंग ऑफ द इवेंट पे। फ्यूचर में वो इवेंट होगा या नहीं होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम लोग कहते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो गारंटी गिवन बाय द बिजनेसमैन और एनीवन, इसको हम लोग कहते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी। फिर अगर दूसरा एग्जांपल तुम लोग मांगो तो है कि बिल डिस्काउंटेड। बिल डिस्काउंटेड क्या होता है, हम लोग पहले से ही जाकर कोई बीआर को डिस्काउंट करवा लिया, बैंक से मैच्योरिटी डेट के पहले ही बैंक से पैसा ले लिया। अब सोचो कि अमन बिल डिस्काउंट करवा लिया, अमन पहले ही बैंक के पास जाके मैच्योरिटी डेट के पहले ही पैसा बैंक से उठा लिया। अब अगर नेहा बैंक में पैसा देगी तो अमन से बैंक नहीं मांगेगा, अगर नेहा बैंक वाले को पैसा मैच्योरिटी डेट पे नहीं चुकाई तो बैंक वाला फिर से अमन के पास आ जाएगा पैसा मांगने कि आप पहले पैसा लेकर गए थे, आप जो बीआर को मेरे पास रखे थे वो कोई आदमी आया ही नहीं उसका पैसा देने, तो आप पैसा वापस दीजिए। तो अमन का लाइबिलिटी है या नहीं ये डिपेंड करता है नेहा टाइम पे पैसा देगी या नहीं। तो बिल डिस्काउंटेड को हम लोग कहते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होता है जो पता ही नहीं होता है कि मेरा लाइबिलिटी है भी या नहीं, तो इसको बैलेंस शीट में लिखना अलाउड नहीं होता है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी शुड नेवर बी अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट। ये कहाँ अपीयर होता है, बैलेंस शीट जहाँ खत्म हो जाता है नोट्स टू अकाउंट्स के बाद, वहां पे नोट देकर लिखा जाता है कंटिंजेंट लाइबिलिटी नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, ऐसा करके कंटिंजेंट लाइबिलिटी को नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाया जाता है। तो इस तरह कंटिंजेंट लाइबिलिटी हुआ। उसके बाद इलस्ट्रेशन 25 देखो। 25 में बोल रहा है, म्यूट कर लो नेहा। Pinnacle Instrument Limited registered itself with a capital of 20 lakh rupees divided into equity share of 100 each. On 1st June 2014, company issued 5,000 equity share as fully paid to Mila Herbers as purchase consideration for purchase of plant and machinery. हम लोग प्लांट एंड मशीनरी खरीदे थे और बदले में 5,000 इक्विटी शेयर दिए थे, वो जो हम करवाए थे कंसिडरेशन अदर देन कैश, जिसमें हम लोग खरीदते हैं प्लांट और पैसा देने की जगह अपना इक्विटी दे देते हैं। Till the remaining share were issued to the public at par. Till the date of the balance sheet, the directors had called from the public 60% of the nominal value of the shares. The amount called was received by the company. इसमें बोल रहा है बैलेंस शीट बनाओ और नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाओ। तो पहले लिखो in the books of Pinnacle Instrument Limited, फिर बैलेंस शीट एज एट 31st March 2015, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। इसमें क्या क्या है, कैपिटल रोमन 1 में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये तो हर सम में लिखना ही पड़ेगा। नंबर 1 देके शेयर होल्डर्स फंड, रोमन 1 देके शेयर कैपिटल,
हाँ, तो इसमें क्या बोल रहा है देखो, इसमें हम लोग को लिखना पड़ता है शेयर कैपिटल, उसके बाद ऐसे लिखते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस, पर इस समय लायबिलिटी के बारे में और कुछ भी नहीं बोला है। एक बार इस सम को गो थ्रू कर लो, इस सम में और कुछ भी नहीं बोला है, डायरेक्टली बोला है कि हम लोग प्लांट एंड मशीनरी खरीदे थे, मतलब हम लोग के पास टेंजिबल एसेट था, तो एसेट का कुछ पोर्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एसेट्स, नंबर 1 देके नॉन करेंट एसेट्स, रोमन 1 देके फिक्स्ड एसेट्स, और स्मॉल ए देके टेंजिबल एसेट्स। इतना तक क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि हम लोग प्लांट एंड मशीनरी वर्ड सुन लिए थे, प्लांट एंड मशीनरी सुनते ही ये 4 लाइन तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आगे और क्या आएगा पता नहीं है, तो थोड़ा सा जगह छोड़ के लिख लो नोट्स टू अकाउंट्स। सबसे पहला नंबर 1 हम लोग शेयर कैपिटल के लिए बनाते हैं, तो लिखेंगे शेयर कैपिटल। सबसे पहले क्या लिखते हैं? ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल में यहाँ पर क्या लिखना है? सम में दिया था 20 लाख रुपीज इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, तो 20 लाख रुपया आ रहा है और एक एक शेयर 100 रुपीज का है, तो कितना नंबर ऑफ शेयर्स है? 20,000 इक्विटी शेयर, 20 लाख से 100 को डिवाइड करेंगे तब नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो हम लोग का 20 लाख आ गया, डबल लाइन देके क्लोज कर देंगे। ऑथोराइज कैपिटल का कोई काम नहीं होता है, सिर्फ लिखा जाता है, इसलिए डबल लाइन देके क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इशूड कैपिटल, नहीं, इशूड कॉमा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। ये लाइन भी इसके बाद लिखना ही पड़ता है। इसके बाद बोल क्या रहा है? इसके बाद बोल रहा है 5,000 शेयर्स हम लोग क्यों इशू किए थे? क्योंकि किसी से प्लांट एंड मशीनरी खरीदे थे, इसलिए 5,000 हम लोग इशू किए थे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 20,000 शेयर हम लोग का ऑथोराइज्ड था, मतलब मैक्सिमम कितना इशू कर सकते हैं? 20,000 शेयर, पर बोल रहा है 5,000 शेयर हम लोग दिए हैं, एक आदमी से हम लोग प्लांट एंड मशीनरी खरीदे थे, उसको हम लोग 5,000 शेयर दिए हैं, और बाकी जो शेयर बचा वो नॉर्मली पब्लिक में इशू कर दिए हैं, तो बाकी कितना बचा होगा? 15,000। 20,000 शेयर में 5,000 दे दिए जिससे प्लांट खरीदे थे, और लिख रहा है रिमेनिंग शेयर्स, रिमेनिंग कितना बचेगा? 15,000, वो बोल रहा है हम लोग पब्लिक में इशू कर दिए। तो आराम से लिखेंगे 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, मतलब 20 लाख, सॉरी 15 लाख। उसके बाद जो 5,000 शेयर था, 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, 5 लाख, ठीक है, 5 लाख इक्विटी शेयर। अब यहाँ पे बोल रहा है जब ये 5,000 नॉर्मली पब्लिक को इशू नहीं किए हैं, प्लांट खरीदने के लिए किए हैं, तो ये ब्रैकेट में लिख के दिखाना पड़ेगा कि ये 5,000 हम लोग इशू ऐसे ही नहीं किए थे, प्लांट खरीदे थे इसलिए दिए हैं, ये क्लियरली बताना पड़ेगा। तो इसको लिखो इशूड एज फुल्ली पेड अप फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ये क्लियरली यही लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो 15,000 इक्विटी शेयर है ये 100 ईच है, पर हम लोग कॉल्ड अप किए हैं 60,
60 ही कॉल्ड अप किए हैं, 60% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। देखो सम हम फिर से पढ़ रहे हैं, अब सॉल्यूशन भी है, अब तुम लोग को समझ में आएगा। देखो सम, Pinnacle Instrument Limited registered itself with a capital of 20 lakh divided into equity share of 100 each. Registered मतलब authorized. बोल रहा है हम लोग के पास 20 लाख रुपए का इक्विटी शेयर था 100 ईच, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हुआ 20,000, 20 लाख डिवाइडेड बाई 100, तो 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच आ गया 20 लाख। फिर हम लोग लिखते हैं इशूड कॉमा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो हम लोग बोल रहा है सम में कि द कंपनी इशूड 5,000 इक्विटी शेयर एज फुल्ली पेड टू मीला एज परचेज कंसिडरेशन फॉर द परचेज ऑफ प्लांट। 5,000 हम लोग इशू किए थे क्योंकि हम लोग किसी से प्लांट खरीदे थे, इसलिए उसको ये 5,000 इक्विटी शेयर दिए थे। तो ये क्लियरली लिख देना पड़ेगा कि ये प्लांट खरीदने के लिए इशू किए थे। नीचे लिख रहा है द रिमेनिंग शेयर्स वेयर इशूड टू द पब्लिक एट पार। रिमेनिंग कितना बचा, 20,000 में अगर 5,000 दे दिए तो 15,000 रिमेनिंग बचा, तो 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, 15 लाख। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है टिल द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, जब तक बैलेंस शीट बनाने का डेट आया, the directors had called from the public 60% of the nominal value of the shares. ये इतना पूरा नहीं मांगा, मतलब 100 रुपया पूरा नहीं मांगा, सिर्फ 60% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू मांगा। 60 नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, अगर याद नहीं रहता है तो कहीं पे लिख कर रख लो, नॉमिनल वैल्यू मीन्स फेस वैल्यू। फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कितना है 100, इसका पूरा कॉल्ड अप नहीं किया, सिर्फ 60% ही कॉल्ड अप किया। 60% का मतलब होता है 60 रुपीज। तो इशू एंड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में 100 कॉमा ₹60 ईच भी लिख दो, यहाँ लिख दो ₹60 कॉल्ड अप, यहाँ पे लिख दो ₹60 कॉल्ड अप। तो 15,000 इंटू सिर्फ 60 होगा, 15,000 into 60 that is 9 लाख, यहाँ पे 9 लाख होगा, तो 9 और 5 14 लाख। उसके बाद है टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट में हमारे पास क्या है, हम लोग के पास एक प्लांट एंड मशीनरी भी आ गया है, जो हम लोग अभी खरीदे थे 5,000 इक्विटी शेयर देकर, तो वो वाला 5 लाख हम लोग के पास है। तो 5 लाख का ये जो ये आया, यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद क्या बोल रहा है देखो, इसके बाद हम लोग जब शेयर इशू किए तो डेफिनेटली पैसा भी आया होगा। ये जो 9 लाख रुपया का शेयर इशू किए थे पब्लिक को 15,000 शेयर और 60 रुपीज ही मिला, तो 9 लाख रुपीज तो हम लोग के पास आया, तो वो भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नंबर 2 देके करेंट एसेट्स, रोमन 1 देके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 3 नंबर, यहाँ पे 3 का बनाएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे कैश रिसीव एट द इशू ऑफ शेयर्स। शेयर इशू किए तो हम लोग को पैसा मिला कितना, 9 लाख, डबल लाइन देके क्लोज, तो यहाँ पे 9 लाख आया। अब इसको ये वाला ये टोटल होगा अपना अलग 14 लाख और ये टोटल होगा 14 लाख। देखो अभी हम भेजे हैं ग्रुप में 22 नंबर, 22 में बोल रहा है प्रिपेयर अ बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन ऑफ फोर्ड लिमिटेड। ठीक है, इसमें बहुत कुछ दिया है, जैसे ये रफली लिख ली है वैसे ही हम समझा रहे हैं कि तुम लोग भी अपना लिख लेना। टर्म लोन कहाँ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, वो लिखी हुई है, सिर्फ देख लो। सन्ड्री क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल्स में, एडवांसेस लोन्स एंड एडवांसेस में,
कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, स्टाफ एडवांसेस जिसमें भी एडवांस लगा रहेगा लोन्स एंड एडवांसेस में, टैक्स पेबल जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लूज टूल इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, लोन्स फ्रॉम डेटर, लोन फ्रॉम डेटर मतलब हम अपने डेटर से लोन लिए हैं, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, स्टोर्स जाएगा इन्वेंट्री में, फिक्स्ड एसेट ठीक है, टेंजिबल में, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में, जनरल रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस फिक्स्ड एसेट में। ठीक है, एक बार ये बनाते हैं। बस मेरे को वो लोन्स फ्रॉम डेटर्स में डाउट है, पर जहां पे रुपया कम शॉर्ट पड़ेगा वहां हम लोग उसको डाल देंगे। तो पहले ओवरऑल पूरा बनाना शुरू करो। इन द बुक्स ऑफ फोर्ड लिमिटेड, बैलेंस शीट एज एट 31st March 2020, particulars, note number, amount, कैपिटल रोमन 1 देके इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, वन में शेयर होल्डर्स फंड, रोमन 1 में शेयर कैपिटल, स्मॉल रोमन 2 में रिजर्व्स एंड सरप्लस। फॉर्मेट मेरे को याद है, सम में हमको पता है क्या क्या है, उस हिसाब से हम लिख रहे हैं। ये 4 आइटम तो लिखना ही होता है हमेशा। अब देखना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है या नहीं, तो हाँ है, इसलिए लिखेंगे नंबर 2 देके नॉन करेंट लाइबिलिटीज। उसके बाद रोमन 1 देके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसके बाद हम लोग देंगे नंबर 3 देके करेंट एसेट्स, रोमन 1 देके ट्रेड रिसीवेबल्स, रोमन 2 देकर इन्वेंट्रीज, रोमन 3 देकर लोन्स एंड एडवांसेस, और इसमें बैंक तो अभी तक मेरे को दिखा नहीं, इसलिए हम कैश, हाँ कि दिख गया, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इतना लिखकर हम यहाँ छोड़ दिए। उसके बाद जाएंगे एसेट में। हाँ तो 3 में करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स, और है हम्म, उसके बाद रोमन 2 देके एसेट्स, 1 में नॉन करंट एसेट्स, रोमन 1 में फिक्स्ड एसेट्स, ए में अच्छा, इसमें फिक्स्ड एसेट देकर ही है, टेंजिबल इंटेंजिबल नहीं बता रहा है, इसलिए हम लोग भी नहीं लिख सकते ए और बी। उसके बाद रोमन 2 देके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, उसके बाद 2 में करंट एसेट्स,
प्लान हो गया है थोड़ा थोड़ा मेरे को। ठीक है, अब देखो। मैम मेरा नॉन करंट लायबिलिटी तक हो गया है, उसके बाद और कर लेंगे सही से। ठीक है, शेयर कैपिटल में 1, रिजर्व्स एंड सरप्लस में 2, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 3। तो इतना पहले नोट्स टू अकाउंट्स बनाना होगा, तो लिखो नोट्स टू अकाउंट्स। इसके बाद 1 में शेयर कैपिटल, ये अभी हम लोग सीखे कि ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखना ही होगा। डॉट 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 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, क्वेश्चन मार्क देके डबल लाइन देके क्लोज। उसके बाद इशूड कॉमा सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। अब इसमें देखो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है हम लोग को, एडिशनल इंफॉर्मेशन में नीचे 3000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। तो हम लोग लिखेंगे 30,000 और उसके बाद यहाँ 10,000 कॉमा 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, 1 लाख। तो ये टोटल करके आएगा 1,30,000। ठीक है, ये 1,30,000 को हम लोग शेयर कैपिटल में बैठा सकते हैं। उसके बाद दिया है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में हम लोग लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्या वो ना 10 लाख होगा प्रेफरेंस शेयर। ओ हाँ, 10 लाख और 30,000, 10,30,000। उसके बाद बोल रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम है 4,75,000। फिर लॉस फॉर द ईयर है, ये लेस करना पड़ेगा। तो किससे लेस करेंगे? जनरल रिजर्व से। जनरल रिजर्व दिया है 30,50,000। जनरल रिजर्व 30,50,000 लेस लॉस फॉर द ईयर, ये हम लोग को दिया है 3,58,000। 2692,000। और इसमें कुछ भी नहीं है जो हम लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस में डालेंगे। थ्री 167,000। उसके बाद है 3, में है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में है टर्म लोन 20 लाख। और कुछ है? नहीं, तो डबल लाइन देके क्लोज। 20 लाख। उसके बाद ट्रेड पेबल्स है, ट्रेड पेबल्स में हम लोग को लिखना पड़ेगा 4। ट्रेड पेबल्स, इसमें है हम लोग के पास सन्ड्री क्रेडिटर्स 18,45,000।
और इसमें कुछ भी नहीं है, तो डबल लाइन देके क्लोज कर देंगे और लिखेंगे 18,45,000। रोमन 1 है ये। रोमन 2 देके लिखेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। 5 देके यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा टैक्स पेएबल था एक, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। टैक्सेस पेएबल 1,70,000। अब हम लोग बनाएंगे फिक्स्ड एसेट के लिए 6 नंबर। फिक्स्ड एसेट में क्या है, पहले से हम लोग के पास कुछ बैलेंस है। फिक्स्ड एसेट कितना है, 51,50,000 लेस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन है 5 लाख। तो यहाँ पर जा रहा है 46,50,000। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का बनाने का कोई जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट बोलकर ही दिया है 225200। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी 2 लाख डायरेक्टली दिया है। ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए बना के दिखाना पड़ेगा सन्ड्री डेटर्स माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो वहां पे बनाना होगा। इसके लिए यहाँ लिखो 7। सन्ड्री डेटर्स है 12,25,000 और प्रोविजन है 20,20,200। 1204800। उसके बाद इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में यहाँ पे लूज टूल भी है और स्टोर्स भी है, तो इन्वेंट्री के लिए भी बनाना होगा 8। इन्वेंटरीज, इन्वेंट्रीज में जाएगा लूज टूल्स। लूज टूल्स है 50,000। स्टोर्स, स्टोर्स है 4 लाख। फिनिश्ड गुड्स 7,50,000। मतलब 12 लाख। उसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें हम लोग कैश एंड बैंक दिखाएंगे। इसमें एक तो एडवांसेस आ जाएगा 3,72,000। एक स्टाफ एडवांसेस आ जाएगा 55,000।
और इसमें कुछ है नहीं। WDV दिया है फिक्स्ड एसेट में, मतलब अगर WDV लिख दिया है मतलब इससे डेप्रिसिएशन वो लोग ऑलरेडी लेस कर दिया है। अगर कॉस्ट लिखेगा तब डेप्रिसिएशन लेस करना, पर अगर WDV लिख देगा तो डेप्रिसिएशन लेस मत करना। तो फिक्स्ड एसेट में डायरेक्टली आएगा 51,50,000। तब इसका टोटल आ जाएगा 86, 82, 300। तो बेसिकली यहाँ पर ये 100 ईच था, तो 3000 इंटू 100 करेंगे तो ये 3 लाख हो जाएगा। 3 लाख होने की वजह से यहाँ का टोटल 13 लाख आएगा। तो यहाँ पे जाके 13 लाख कर दो। अब इन सबको प्लस करेंगे हम लोग तो, और यहाँ पे 3,70,000 कर दो, तो इस तरह ये 86,82,000 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 86,82,000। अब देखो 24 नंबर। Following balances have been extracted from the books of Rama Limited on 31st March 2020. आराम से देखो इसमें करना क्या है, लास्ट लाइन पहले पढ़ो। प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो हम लोग आराम से पहले ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ रामा लिमिटेड बैलेंस शीट एज एट 31st March 2020, particulars, नोट नंबर और अमाउंट। इतना लिखने के बाद सम देखो। इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में दिया है 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 लाख। हम लोग का इक्विटी शेयर कितना है, 1 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपया वाला। ब्रैकेट में लिख रहा है आउट ऑफ दीज 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच हैव बीन इशूड टू अ वेंडर। वो जो हम लोग कुछ खरीदते हैं और बदले में पेमेंट करते हैं तो इक्विटी शेयर दे देते हैं, उसको कहते हैं वेंडर को शेयर दे दिए। तो हम लोग टोटल इशू किए 1 लाख का, उसमें से 15,000 जो है वो वेंडर को दिया हुआ है, तो पब्लिक को कितना दिए होंगे, 85,000 शेयर। ये क्लियर है, यही लाइन पढ़ के इतना समझ में आ गया। सिक्योरिटी प्रीमियम है 2 लाख, 12% डिबेंचर है 5 लाख, क्रेडिटर्स है 3 लाख, सरप्लस मतलब पीएल एक डेबिट में दिया है 1 लाख, मतलब लेस कर देंगे। क्रेडिटर लैंड एंड बिल्डिंग 9 लाख, गवर्नमेंट बॉन्ड मतलब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर बिल्डिंग है, आधा बना हुआ बिल्डिंग है, और कैश एंड बैंक है। डिबेंचर इशू हुआ था 2019 में, ये इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, इसका कोई काम नहीं है। तो ये बहुत ही इजी सम है, आराम से लिखो। रोमन 1 इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जो हम लोगों को कुछ लाइंस तो लिखना कंपलसरी है, लिखना ही होगा। उसके बाद 1 शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद रोमन 1 देके शेयर कैपिटल। इतना तो लिखना ही है, शेयर कैपिटल का नोट भी बनाना ही है। इसके बाद इधर आ जाएंगे रोमन 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसके बाद हम लोग इसमें एक डिबेंचर पढ़े थे, डिबेंचर पढ़े थे मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, तो नंबर 2 देके लिखेंगे नॉन करेंट लाइबिलिटीज। उसके बाद रोमन 1 देके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। करंट लाइबिलिटीज में है, क्रेडिटर्स है, इसलिए लिखेंगे करंट लाइबिलिटीज। इसमें लिखेंगे ट्रेड पेबल्स।
इसके बाद हम लोग को इसमें और कोई लाइबिलिटी दिख नहीं रहा है, इसलिए यहां तक हम लोग इसको छोड़ दिए। उसके बाद चले जाएंगे एसेट में। नंबर 1 नॉन करेंट एसेट, इसमें भी फिक्स्ड है, ये 2-3 लाइन तो लिखना ही पड़ता है। इसके बाद रोमन 1 देके फिक्स्ड एसेट्स, इसमें भी टेंजिबल इंटेंजिबल पता है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है मतलब टेंजिबल है, और गुडविल ये सब जैसा कोई भी चीज नहीं है, इसलिए इंटेंजिबल नहीं लिख रहे। उसके बाद रोमन 2 देके कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, रोमन 3 देकर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 देकर करेंट एसेट्स। ठीक है, अभी इतना लिख के छोड़ दी। अब नोट बनाना है। पहला नोट बनेगा इसका,